नमस्कार, मैं सौरभ। आज हम मध्यकालीन भारत का दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी और तुगलक वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और उनके बारे में समझेंगे कि इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत। हमने हमारी पुरानी वीडियो में ये चर्चा की थी कि किस प्रकार से जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उनके एक दास, एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की नींव रखी और जैसे ही 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी जाएगी तो वहीं से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हैं। कौन कौन से? पहला गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, पांचवा लोधी। तो ये 5 मैंने वंश लिखे हैं जो क्रम में लिखे गए हैं। सबसे पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी। तो आज हम जिनके बारे में चर्चा करेंगे वो गुलाम, खिलजी और तुगलक है और अगली वीडियो में चर्चा करेंगे सैयद और लोधी के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम गुलाम वंश की चर्चा करते हैं। गुलाम वंश। तो इस गुलाम वंश में हमें जिन शासक पर चर्चा करनी है, एक उनमें है कुतुबुद्दीन ऐबक, एक दूसरे आएंगे इल्तुतमिश और तीसरी है एक रजिया सुल्तान और एक है बलबन। तो हमें इन 4 के बारे में चर्चा करनी है। गुलाम वंश में ये चारों जो शासक है गुलाम वंश से ही संबंधित है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम चर्चा करते हैं इस कुतुबुद्दीन ऐबक की। नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक पर हम चर्चा करें तो देखिए, सबसे पहले हमें ये याद करना है कि ये गुलाम वंश के संस्थापक हैं। क्या है ये? गुलाम वंश के संस्थापक। याद रखिए, गुलाम वंश को मैं दास वंश भी कह सकता हूं और इसी को मैं स्लेव डायनेस्टी भी कह सकते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी, दास वंश, गुलाम वंश सब एक ही बात है। तो इनके संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी है मेरे प्यारे बच्चों, इनकी राजधानी थी लाहौर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर है। कुतुबुद्दीन ऐबक को जिस नाम से जाना जाता है वो है लाख बख्श। इन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाखों का दान करने वाले लाख बख्श कहलाए तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार बनवाने की शुरुआत, तो कुतुब मीनार बनवाने की शुरुआत जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन पूरा करेंगे इल्तुतमिश। तो आपसे पूछे कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत किसने की, तो बताएंगे ऐबक ने की है। इसके अलावा देखिए, ऐबक पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है, 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है और ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है किसने बनवाया? ये भी ऐबक ने बनवाया। इसके अलावा जो भारत की प्रथम मस्जिद मानी जाती है कुव्वत उल इस्लाम, ये भी कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई।
इसके अलावा देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है, ये मृत्यु चौगान या मैं कह सकता हूं आधुनिक पोलो, तो चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हुई। तो आपसे पूछते हैं बताइए किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई, तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक पर आपसे पूछे जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आएंगे वो अगले हैं इल्तुतमिश। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? इल्तुतमिश। ये भी गुलाम वंश में है ना, ये ऐबक के दास थे, इसलिए इन्हें गुलामों का गुलाम भी कह देते हैं। तो आइए कई बार यहीं से भी क्वेश्चन पूछते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, जो ये कुतुब मीनार जो ऐबक ने बनवाना शुरू किया, कुतुब मीनार का इन्होंने निर्माण कार्य पूरा किया। तो निर्माण कार्य इन्होंने पूरा किया है। इसके अलावा देखिए इन्होंने 40 योग्य तुक सरदारों की एक गठन किया, जिसे चहल ए गानी प्रथा। तो चहल ए गानी प्रथा की शुरुआत भी किसने की, तो आप बताएंगे इल्तुतमिश ने। इसके अलावा इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? इक्ता प्रथा। इक्ता मतलब होता है भूमि। अपने सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर वो भूमि देते थे, जिसे कहते हैं इक्ता प्रथा। तो इक्ता प्रथा, चहल ए गामी, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य सब इल्तुतमिश ने किया है। और आगे देखिए इल्तुतमिश के बाद इनकी पुत्री शाशिका बनती है, जिसका नाम है रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो देखिए पहला देखिए रजिया सुल्तान किसकी पुत्री है, तो आप बता देंगे रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री है। अगर आपसे पूछे प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, तो आप बताएंगे रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान पहली या प्रथम मुस्लिम महिला शासिका है मध्यकालीन भारत में, या मैं कह दूं दिल्ली सल्तनत में, है ना। और देखिए रजिया सुल्तान का आपसे शासनकाल पूछते हैं, तो 1236 से लेकर 1240 तक 4 वर्षों का इनका शासन रहा है, 1236 से 1240 तक। और 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो आपसे पूछेंगे रजिया सुल्तान की मृत्यु कभी, बताएंगे 1240 में। इसके अलावा देखिए रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो है कैथल में, और ये कैथल हरियाणा में आता है, और इसी कैथल में रजिया सुल्तान का क्या है, मकबरा है। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग किया था। किसका? पर्दा प्रथा। आगे देखिए रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश में एक शासक है जिसका नाम है बलबन। क्या नाम है? बलबन। इस बलबन पर क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, देखिए पहला, इनके दरबार में एक कवि है, इनके एक दरबारी कवि हैं जिनका नाम है आमीर खुसरो। तो आमीर खुसरो बलबन के भी दरबारी कवि है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो आएंगे, खिलजी वंश के महान शासक, उनके दरबार में भी कवि थे। और आमीर खुसरो को ही कहते हैं भारत का तोता। ठीक है। और इसके अलावा देखिए ये जो बलबन है, बलबन ने एक नीति अपनाई थी, और वह कैसी नीति थी? कठोर नीति। तो बलबन ने अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए एक कठोर नीति का सहारा लिया। उस नीति को कहा जाता है लोह एवं रक्त की नीति। क्या कहते हैं? लोह एवं रक्त की नीति।
तो लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई है अपने दुश्मनों का विनाश करने के लिए। एक प्रकार से ये कठोर नीति थी। और इसके अलावा देखिए, बलबन ने एक फारसी त्योहार की शुरुआत की जिसका नाम है नौरोज। तो आपसे पूछेंगे नौरोज त्योहार की शुरुआत किसने की, तो आप बताएंगे बलबन ने। इसके अलावा देखिए, बलबन पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिजदा और पाबोस, सिजदा और पाबोस जो प्रथा है, इस प्रथा की शुरुआत किसने की है, तो इसकी शुरुआत की है बलबन ने। सिजदा और पाबोस की, है ना, जब राजा आता था तो उसको सर झुककर सलाम करना होता था। सिजदा और पाबोस प्रथा उन्हीं में से एक है, तो ये बलबन ने इसकी शुरुआत की है। इसके अलावा देखिए, ये था गुलाम वंश से संबंधित कुछ शासक और उनसे संबंधित आने वाले कुछ पर्सन या उनसे संबंधित कुछ जानकारियां। आगे जो गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में आता है उसका नाम है खिलजी वंश। अब खिलजी वंश पर आपसे क्या पूछता है, देखिए खिलजी वंश का संस्थापक आप याद रखिए जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक है। लेकिन खिलजी वंश का जो सबसे महान शासक है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे महान शासक है। तो अलाउद्दीन खिलजी पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो आइए हम अलाउद्दीन खिलजी को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अब किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है अलाउद्दीन खिलजी पर, तो देखिए, एक, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से संबंधित है, तो आप बता देंगे खिलजी वंश से संबंधित है। इसके अलावा देखिए, इनका एक सेनापति है जिसका नाम है मलिक काफूर। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों, मलिक काफूर। आपसे पूछेंगे मलिक काफूर कौन है, आप बताएंगे एक सेनापति है। किसके सेनापति है, आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति है। और इसी मलिक काफूर को कहा जाता है 1000 दिनारी, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। और मलिक काफूर ने ही या मलिक काफूर को ही अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। तो दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए किसे भेजा गया, तो बताएंगे मलिक काफूर को भेजा गया। और किसने भेजा, अलाउद्दीन खिलजी ने, जो इसका सेनापति था। और दक्षिण भारत के विजय के दौरान तेलंगाना के एक शासक हैं और उस शासक का नाम है प्रताप रुद्रदेव। और ये जो प्रताप रुद्रदेव है, इन्होंने मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा भेंट किया था। ठीक है। इसके अलावा देखिए, अलाउद्दीन खिलजी को ही द्वितीय सिकंदर कहते हैं। बाजार मूल्य नियंत्रण जो प्रणाली है या बाजार नियंत्रण प्रणाली है, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में सीरी का फोर्ट बनवाया। तो अगर कभी आपसे पूछे सीरी का फोर्ट किसने बनवाया, तो बता देंगे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, है ना। तो ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपसे पूछी जाती है। तो ये खिलजी वंश था। और खिलजी वंश के बाद जो अगला वंश आता है उसका नाम है तुगलक वंश। क्या नाम है, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में देखिए, एक हम पढ़ते हैं
यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, और एक पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और एक पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है गयासुद्दीन तुगलक। तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक पर आपसे क्या पूछेंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए संस्थापक कौन है। तो देखिए तुगलक वंश का जो संस्थापक है वो है गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक है। इसके अलावा देखिए जो अगले आते हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक पर कई क्वेश्चन बनते हैं जो आपके लिए कारगर साबित होते हैं एग्जामों के लिए। देखिए पहला देखिए, इसे एक बुद्धिमान मूर्ख शासक कहते हैं। बुद्धिमान तो है लेकिन मूर्ख भी है, तो इन्हें एक बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है। इसके अलावा देखिए अफ्रीका, अफ्रीका में मोरक्को से एक कवि है जिसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता, आपसे पूछेंगे इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया, तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। इब्न बतूता कहाँ से आए थे, आप बताएंगे अफ्रीका के मोरक्को से आए थे। और इब्न बतूता ने एक रचना लिखी है जिसका नाम है रेहला। तो रेहला किसने लिखी है, इब्न बतूता ने। इसके अलावा देखिए ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इन्होंने अपनी राजधानी को चेंज किया और अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया। कहाँ ले गया, दौलताबाद, या मैं कहूँ देवगिरी ले गया। तो आपसे पूछेंगे बताइए मध्यकालीन भारत में वह शासक या किस तुगलक वंश के शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद ले गया, तो आप बताएंगे दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। और इन्होंने ही सांकेतिक मुद्रा की जो शुरुआत है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही की थी। इसके अलावा देखिए जो अगला शासक आता है वो है फिरोज शाह तुगलक। कौन है, फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों फिरोज शाह तुगलक, यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपसे एग्जाम में पूछते हैं। ये जो ब्राह्मण है ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया। याद करिए मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में सिंध क्षेत्र पर हमला करता है, राजा दाहिर को हराता है। सिंध क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद उन्होंने सिंधवासी के लोगों पर जजिया कर लगाया था जो गैर इस्लाम कर है। और देखिए वहाँ पर ब्राह्मणों को छूट थी कि वो जजिया कर ना दे, लेकिन ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाने की परमिशन फिरोज शाह तुगलक ने दी है। तो आपसे ये पूछेंगे ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो बताएंगे फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक वंश से संबंधित है। इसके अलावा इन्होंने हिसार, फतेहाबाद इन शहरों की स्थापना की। इन शहरों की क्या की है, स्थापना। ठीक है, सबसे पहले हम सैयद वंश के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करें तो मुझे लगता है कि सैयद वंश के बारे में आप केवल इतना याद रखिए कि सैयद वंश जो है इनके संस्थापक कौन हैं। तो सैयद वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है
खिजर खां। ये काफ़ी रहेगा क्योंकि सैयद वंश पर इतने कुछ खास क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो सैयद वंश के जो संस्थापक है वो खिजर खां है, आप इस बात को याद रखिए। लेकिन आपको याद करना है कि नंबर 4 पर ये आते हैं। सबसे पहले गुलाम आएगा, फिर खिलजी है, फिर तुगलक और फिर सैयद है। और सैयद वंश के बाद जो अगला वंश आता है वो है मेरे प्यारे बच्चों लोधी वंश, और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोधी वंश। तो आइए लोधी वंश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इस लोधी वंश में एक हमें पढ़ना है बहलोल लोधी के बारे में, एक हमें पढ़ना है सिकंदर लोधी के बारे में, एक हमें पढ़ना है इब्राहिम लोधी के बारे में। तो देखिए, अगर हम बहलोल लोधी की बात करें, किसकी? बहलोल लोधी, तो आप इनके बारे में एक जानकारी याद रखें कि बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक हैं। तो आपसे पूछेंगे लोधी वंश के संस्थापक बताइए, तो आप बताएंगे बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी के बाद जो आते हैं उनका नाम है सिकंदर लोधी। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? सिकंदर लोधी, है ना। तो आइए सिकंदर लोधी के बारे में अगर हम जाने तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है सिकंदर लोधी के बारे में कि इन्होंने आगरा नगर की स्थापना की। तो आगरा नगर की स्थापना किसने की है? सिकंदर लोधी। ये लोधी वंश के एक महान शासकों में आते हैं। तो सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की। इसी आगरा में ताजमहल है, और जो ताजमहल जो आगरा में है वो शाहजहां ने बनवाया था। और शाहजहां ने ताजमहल सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनवाया, जो मकराना राजस्थान से आए थे, और ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए, सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की और आगरा को अपनी राजधानी बनाया दिल्ली से हटाकर। ठीक है, तो आगरा इनकी क्या है? राजधानी बनाई इस नगर की स्थापना करने के बाद। इसके बाद आते हैं मेरे प्यारे बच्चों इब्राहिम लोधी। तो देखिए, इब्राहिम लोधी पे आप इतना याद रखिए कि ये लोधी वंश के अंतिम शासक है। कौन है ये? लोधी वंश के अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी। और इनकी हत्या पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी की हत्या कर देंगे बाबर 1526 में। और जब 1526 में इब्राहिम लोधी की हत्या कर दी जाएगी बाबर के द्वारा, तो यहीं पर ये लोधी वंश खत्म हो जाएगा। लोधी वंश खत्म होने का मतलब है कि खत्म हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। और लोधी वंश के बाद जो आता है वो मुगल साम्राज्य है। तो हम अगली वीडियो में मुगल साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, एक बात आप ये भी याद रखिए कि इब्राहिम लोधी का जो मकबरा है वो है पानीपत में। और पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। नमस्कार, मैं तुलसीराम SK बुक्स एंड SK कोचिंग के एडिटिंग एंड टीचिंग स्टाफ से हूं। जो बच्चे MR की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए SK बुक्स लेकर आया है ये गाइड तथा ये पेपर सेट। MR की संपूर्ण जानकारी के लिए इस बुक पर ये जो QR कोड दे रखा है, यहाँ से आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। पहले MR की एक ही एग्ज़ाम हुआ करती थी। इस बार MR INET के रूप में 2 स्टेज में इसकी एग्ज़ाम होगी। फर्स्ट स्टेज के लिए ही ये गाइड बनाई गई है और फर्स्ट स्टेज के लिए ही ये पेपर सेट तैयार किया गया है। देखिए, ये गाइड है, इसमें तीनों ही सब्जेक्ट गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान, इन तीनों ही सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। और तीनों ही सब्जेक्ट इसमें लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार विथ थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। मैथ में जो सॉल्यूशन दे रखा है वहाँ शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी इस बुक में। क्योंकि MR का जो पेपर है उसमें जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ और साइंस को मिलाकर 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस गाइड में 4 मॉडल पेपर दे रखे हैं, जिन मॉडल पेपर से आपको
देखकर ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, किस प्रकार का पैटर्न एग्ज़ाम का होगा। इस गाइड में हमने जो एमआर की पहले जितनी भी एग्ज़ाम हुई हैं नेवी की, उनसे क्वेश्चंस लिए गए हैं, उनसे क्वेश्चन लिए हैं तथा वहाँ से भी क्वेश्चंस उठाए हैं जहाँ से नेवी एमआर में क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, वहाँ से भी तीनों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इसमें संकलित किए गए हैं। तो ये जो गाइड है ये लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई बुक है। बात करते हैं पेपर सेट के बारे में। ये पेपर सेट है, इसमें कुल 57 पेपर्स दे रखे हैं जो अभ्यास की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये पेपर सेट देखिए, ये जो गाइड और पेपर सेट है ये एस के बुक्स एंड एस के कोचिंग का लगभग 50 वर्षों का अनुभव है, उस अनुभव के अनुसार ही तैयार किया गया है। एग्जाम्पल के लिए आप NERGD का जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में अप्रैल में NERGD का, उसका हमने अलग से वीडियो बनाकर डाला है कि हमारी बुक्स हैं उनमें से 85% से 95% तक के क्वेश्चंस हमारी बुक से मिले हैं। तो वहां आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा ऑफलाइन कोचिंग संस्थान भी है। ऑफलाइन कोचिंग संस्थान का अपना महत्व होता है। हमारा ऑफलाइन कोचिंग संस्थान है उसका 100% रिजल्ट रहता है। तो आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए 9812015967 पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।